नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया की एक ऐसी किताब की जिसे एक मास्टर क्लास माना जाता है, बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। सच कहूं तो ये किताब इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी को समझने का एक बहुत ही सीधा और साफ रास्ता दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे कामयाब इन्वेस्टर वॉरेन बफेट इस किताब को अपनी बाइबल मानते हैं। पता है, उन्होंने इसे तब पढ़ा था जब वो सिर्फ 19 साल के थे और ग्राहम के स्टूडेंट हुआ करते थे। अब इसी एक बात से हम इस किताब की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। जरा उस जमाने के बारे में सोचिए। साल था 1949। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की मार से अभी उभरी रही थी और ग्रेट डिप्रेशन की कड़वी यादें लोगों के जहन में ताज़ा थीं। उस वक्त ज्यादातर लोग शेयर बाजार को एक जुए से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे, लेकिन फिर आई ये किताब और इसने बाजार को देखने का लोगों का नजरिया ही बदल कर रख दिया। इसने तर्क और विश्लेषण का एक नया रास्ता खोला। तो ग्रैहम का सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, और वो है एक इन्वेस्टर और एक स्पेक्युलेटर यानी सट्टेबाज के बीच का बुनियादी फर्क समझना। ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या सिर्फ कोई शेयर खरीद लेने से कोई इन्वेस्टर बन जाता है? ग्राहम के मुताबिक जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर ग्राहम एक बहुत साफ परिभाषा देते हैं जो उनकी पूरी फिलॉसफी की नींव है। वो कहते हैं कि एक असली इन्वेस्टमेंट वही है जो 3 शर्तों को पूरा करे। पहला, पूरी तरह से एनालाइज किया गया हो। दूसरा, आपके लगाए हुए पैसे यानी प्रिंसिपल की सुरक्षा का वादा हो। और तीसरा, एक ठीक-ठाक रिटर्न की उम्मीद हो। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सिर्फ सट्टेबाजी है। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक इन्वेस्टर की बुनियाद होती है गहरी रिसर्च और एनालिसिस। वहीं दूसरी तरफ एक स्पेक्युलेटर बाजार की टिप्स और अफवाहों पर चलता है। इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी है अपने मूलधन को बचाना, जबकि स्पेक्युलेटर असाधारण मुनाफे के लिए कुछ भी दांव पर लगा सकता है। ये फर्क है अनुशासन और जल्दबाजी का। चलिए अब बात करते हैं उस छुपे हुए दुश्मन की, जो लंबे समय में कैश को हाथ में रखना भी जोखिम भरा बना देता है। और यही वजह है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इतनी जरूरी हो जाती है। हमें लगता है कि बैंक में रखा पैसा एकदम सेफ है, लेकिन ये एक तरह का भ्रम है। महंगाई नाम का एक चोर है जो चुपके चुपके हमारे पैसे की खरीदने की ताकत को कम करता रहता है। मतलब, बैंक में रखे पैसे का नंबर तो शायद बढ़ जाए, लेकिन आज उस पैसे से जितना चावल खरीद सकते हैं, कल शायद उतना ना खरीद पाएं। यहां ये आंकड़े पूरी कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं। देखिए, अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो बैंक एफडी जैसे पारंपरिक तरीके अक्सर महंगाई को भी मात नहीं दे पाते, जबकि शेयर बाजार यानी इक्विटी वो जरिया रहा है जिसने लंबे समय में महंगाई को पीछे छोड़ा है। ग्राहम कोई एक साइज का जूता सबको पहनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो तो इन्वेस्टर्स को अपने स्वभाव, अपने पास मौजूद समय और अपनी दिलचस्पी के हिसाब से अपना रास्ता खुद चुनने की सलाह देते हैं। तो ग्राहम इन्वेस्टर्स को 2 तरह से देखते हैं। एक हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर, जिनका लक्ष्य है सुरक्षा और सादगी। ये वो लोग हो सकते हैं जो अपने काम में बहुत बिजी हैं। और दूसरे हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जो बाजार को मात देना चाहते हैं और उसके लिए गहरी रिसर्च करने को भी तैयार हैं। पर यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक कामयाब डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना एक नाकामयाब एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने से 1000 गुना बेहतर है। और अब हम आते हैं फाइनेंस की दुनिया की सबसे मशहूर कहानी पर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बाजार के उतार चढ़ाव और एक इन्वेस्टर की भावनाओं को समझने का सबसे जबरदस्त तरीका है। जरा कल्पना कीजिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। वैसे तो वो आपका नौकर है, पर उसे एक अजीब बीमारी है। उसके मूड बहुत तेजी से बदलते हैं, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। वो रोज आपके दरवाजे पर आता है, या तो अपने शेयर बेचने के लिए या आपके शेयर खरीदने के लिए, लेकिन उसकी कीमतें उसके इमोशनल मूड पर तय होती हैं। तो जब मिस्टर मार्केट बहुत खुश होता है, एकदम 7वें आसमान पर, तो उसे भविष्य बहुत सुनहरा दिखता है। तब वो आपके शेयर्स के लिए मुंह मांगी बहुत ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाता है। यह आपके लिए बेचने का मौका है। और जब वो दुखी होता है, डिप्रेस्ड होता है, उसे लगता है कि बस अब दुनिया खत्म होने वाली है, तो वो अपने ही शेयर कौड़ियों के भाव बेचने को तैयार हो जाता है। एक समझदार इन्वेस्टर के लिए इससे बढ़िया खरीदने का मौका और क्या हो सकता है। और यही मिस्टर मार्केट की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। बाजार आपकी सेवा करने के लिए है, आपको हुक्म देने के लिए नहीं। बाजार की कीमत एक टूल है, एक औजार है जिसका इस्तेमाल करना है, न कि कोई मालिक जिसकी हर बात माननी है।
तो आखिर में एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, अगर बाजार सिर्फ लोगों की मिलीजुली भावनाओं का एक आईना है, तो क्या सबसे बड़ी चुनौती शेयरों का एनालिसिस करना है या फिर खुद के इमोशंस पर काबू पाना है? यही सवाल ग्राहम की पूरी फिलॉसफी का मनोवैज्ञानिक सार है। कभी सोचा है वॉरेन बफे जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास ऐसा क्या है जो आम लोगों के पास नहीं? क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? इसका जवाब है हाँ। और ये फॉर्मूला सिर्फ 3 शब्दों का है। 3 ऐसे शब्द जो किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं। वो 3 जादुई शब्द हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर ये बहुत ही सिंपल है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पुल की कहानी। मान लीजिए एक इंजीनियर को एक पुल बनाना है और उसे पता है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा 10,000 किलो का ही वजन आएगा। अब एक साधारण इंजीनियर क्या करेगा? वो ठीक 10,000 किलो की कैपेसिटी वाला पुल बना देगा, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। वहीं एक समझदार, एक इंटेलिजेंट इंजीनियर उसी पुल को 30,000 किलो की कैपेसिटी का बनाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा 20,000 किलो की ताकत है ना, बस यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अब सवाल ये है कि इस पुल वाली कहानी का स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना? देखिए, हर कंपनी की एक असली, एक वाजिब कीमत होती है। इसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं, बस इसी असली कीमत और मार्केट प्राइस यानी जिस दाम पर शेयर मिल रहा है उसके बीच का फर्क है। मतलब एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा इंतजार करता है। अगर किसी स्टॉक की असली कीमत, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मान लीजिए 100 रुपए है, तो वो उसे 100 रुपए में नहीं खरीदेगा। वो इंतजार करेगा जब तक मार्केट उसे भारी डिस्काउंट पर, मतलब 60 या 70 रुपए में ना दे। ये जो डिस्काउंट है, यही असली सेफ्टी है। इसे एक बहुत ही बढ़िया लाइन में कहा गया है, अमीर वो नहीं जो सही स्टॉक चुनते हैं, बल्कि वो हैं जो सही स्टॉक के गलत दाम पर मिलने का इंतजार करते हैं। मतलब दौलत बनाने का असली राज एक अच्छी कंपनी को बहुत ही सस्ते में खरीदना है। यही वो डिस्काउंट है जो आगे आने वाले हर तूफान से बचाता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। पर सवाल यह है कि ऐसे स्टॉक ढूंढे कैसे? इसके लिए बेंजामिन ग्राहम ने खास तौर पर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, एक प्रैक्टिकल 7 पॉइंट चेकलिस्ट दी है। तो चलिए फटाफट इन नियमों को देखते हैं। पहला, कंपनी का साइज बड़ा होना चाहिए, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। दूसरा, उसकी फाइनेंशियल हालत एकदम मजबूत होनी चाहिए, मतलब उसके पास कर्ज चुकाने के लिए 2 गुने से ज्यादा एसेट्स हों। तीसरा, पिछले 10 साल से कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही हो। चौथा, डिविडेंड देने का एक लंबा और मजबूत रिकॉर्ड हो, लगभग 20 साल का। पांचवा, उसकी कमाई में भी ग्रोथ दिखनी चाहिए, पिछले 10 साल में कम से कम 1/3 की ग्रोथ तो हुई। और छठा, शेयर बहुत ज्यादा महंगा ना हो, उसका पी रेशियो 15 से नीचे होना चाहिए। और आखिरी 7वां नियम, शेयर का जो दाम है वो उसकी बुक वैल्यू के 1.5 गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि हम कंपनी की असल संपत्ति के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे रहे हैं। अब 1 मिनट रुकते हैं। ये मानना पड़ेगा कि आज के मार्केट में ऐसी कंपनी मिलना जो इन 7 नियमों पर खरी उतरे बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नियम बेकार हो गए हैं। इनके पीछे का जो मेन प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो आज भी उतना ही जरूरी है। किसी भी अच्छी से अच्छी कंपनी के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा मत दो, बस डू नॉट ओवरपे। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि अच्छे स्टॉक्स कैसे चुनने हैं, पर सिर्फ एक स्टॉक से तो काम नहीं चलेगा। इन चुने हुए स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो कैसे बनाना है और इसे मैनेज कैसे करना है, इसके लिए ग्राहम 2 बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी बताते हैं। पहला नियम तो सबने सुना होगा, डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। ग्राहम का नियम बहुत सिंपल है, अपने पोर्टफोलियो में 10 से 30 अलग अलग स्टॉक्स रखो, और ध्यान रहे ये सारी कंपनियां अलग अलग इंडस्ट्री की हो, ताकि अगर एक सेक्टर डूबे तो आपका पूरा पैसा न डूब जाए। और अब आते हैं ग्राहम की सबसे जादुई टेक्निक पर, इसे कहते हैं रीबैलेंसिंग। ये बहुत ही कमाल की चीज है। मान लीजिए कोई तय करता है कि वो अपना 50% पैसा स्टॉक्स में रखेगा और 50% बॉन्ड्स में। अब मार्केट में 2 ही चीजें हो सकती हैं। सिनेरियो नंबर 1, मार्केट ऊपर चला गया, अब जो 50% स्टॉक्स थे वो बढ़कर 60% हो गए। तो ये नियम आपको मजबूर करेगा कि आप अपना बढ़ा हुआ 10% स्टॉक बेचकर प्रॉफिट बुक कर लें और उस पैसे को बॉन्ड्स में डाल दें, ताकि आपका रेशियो वापस 50-50 हो जाए। यानी क्या हुआ? सिस्टम ने आपसे महंगे में बिकवाया। अब दूसरा सिनेरियो, मार्केट क्रैश हो गया, अब आपके स्टॉक्स 50% से गिरकर 40% पर आ गए। तो अब ये नियम क्या करेगा?
ये आपको बॉन्ड से पैसा निकालकर सस्ते में गिरे हुए स्टॉक्स खरीदने पर मजबूर करेगा, ताकि रेशियो फिर से 50-50 हो जाए। देखा? ये टेक्निक इमोशंस को बीच से हटा देती है और आपको ऑटोमैटिकली सस्ते में खरीदने और महंगे में बेचने पर मजबूर करती है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर ले आती हैं। आखिर इन्वेस्टिंग में असली रिस्क होता क्या है? क्योंकि जिसे ज्यादातर लोग रिस्क समझते हैं ना, वो असल में रिस्क है ही नहीं। देखिए, मार्केट का रोज-रोज ऊपर नीचे होना, जिससे वोलेटिलिटी कहते हैं, ये रिस्क नहीं है। ये तो बस मार्केट का मूड है, जो आता जाता रहता है। बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से असली रिस्क सिर्फ दो हैं। पहला, परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल, यानी पैसा ऐसी जगह लगा दिया कि वो हमेशा के लिए डूब गया। और दूसरा, किसी भी चीज के लिए हद से ज्यादा कीमत चुका देना। तो अंत में ये सारी रणनीतियां, सारे नियम, सारी चेकलिस्ट, ये सब एक ही जगह आकर रुक जाती हैं, और वो है खुद इन्वेस्टर का अपना स्वभाव, उसका कैरेक्टर। और यकीन मानिए, ये किसी भी नंबर या फॉर्मूले से कहीं ज्यादा जरूरी है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि 3 चीजों की जरूरत है। अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहने का धैर्य, अपने इमोशंस, खासकर डर और लालच को कंट्रोल करने का डिसिप्लिन, और जब पूरी दुनिया एक तरफ भाग रही हो तो भीड़ के खिलाफ जाने का साहस। जैसा कि खुद बेंजामिन ग्राहम ने कहा था, इन्वेस्टिंग में आपके दिमाग से ज्यादा आपका पेट जरूरी है। इसका मतलब है, मार्केट के उतार चढ़ाव को झेलने की, उसे पचाने की हिम्मत ही आखिर में जीत दिलाती है। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग रातों रात अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये धीरे धीरे, सेफ्टी के साथ और यकीनन दौलत बनाने का एक पक्का रास्ता है। वॉरेन बफे ने अपनी शुरुआत इसी फिलॉसफी से की थी। आज ये ज्ञान, ये फिलॉसफी हम सबके सामने है। अब सवाल सिर्फ एक है, इस ज्ञान को अपनाकर एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का फैसला कौन लेता है?